वेलकम टू क्रॉनिकल डिकोड एआई पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के 27 मई 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी। Today's notes are available in the description box. Do share your feedback in the comments. It motivates us to improve continuously. तो शुरू करें आज का ये डीप डाइव। हाँ, देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि सड़क हादसे हर जगह होते हैं, पर डेटा कहता है कि देश की 30% रोड डेथ्स सिर्फ 2% हाईवेज पर होती हैं। बहुत ही अलार्मिंग डेटा है। या फिर मतलब एक छोटी सी जगह है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, वहाँ का एक छोटा सा विवाद पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हर दिन $40 मिलियन का नुकसान पहुंचा रहा है। सही कहा। और यही तो जियोपॉलिटिक्स का रिपल इफेक्ट है। तो आज का हमारा मिशन बहुत क्लियर है। हम यूपीएससी सिलेबस के नजरिए से इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे, एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही सबसे महत्वपूर्ण खबरों की गहराई में जाएंगे। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उनके पीछे की एक्चुअल रियलिटी डिकोड करेंगे। बिल्कुल। और इस एनालिटिकल सफर पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात क्लियर कर दूं। आज के हमारे सोर्सेज में कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव टॉपिक्स हैं, जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ या डेमोग्राफिक चेंजेस, है ना? जी। तो हम यहाँ किसी भी विचारधारा या पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल सोर्सेज में दी गई जानकारी को निष्पक्ष रूप से एनालाइज करना है, ताकि एक क्लियर और ऑब्जेक्टिव समझ बन सके। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के सबसे बड़े चोक पॉइंट से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यूएस और ईरान के बीच जो फरवरी में स्ट्राइक्स हुए थे, उसके बाद से वहां अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी काफी टेंस है, पर उससे समझने से पहले एक टेक्निकल पॉइंट देखना होगा। अच्छा, वो क्या? ईरान बार बार ये क्लेम करता है कि हॉर्मुज किसी इंटरनेशनल वाटरवे का हिस्सा नहीं है। ये एक बहुत ही क्लासिक यूपीएससी ज्योग्राफी और इंटरनेशनल लॉ का ओवरलैप है। देखिए, यूएन क्लॉज के हिसाब से किसी भी देश को 12 नॉटिकल माइल्स तक की टेरिटोरियल वाटर्स मिलती हैं। टेरिटोरियल वाटर्स, राइट। हाँ, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अपनी सबसे नैरो जगह पर सिर्फ 21 माइल्स चौड़ा है। तो वहाँ टेक्निकल टर्म्स में कोई इंटरनेशनल वाटर्स बचते ही नहीं हैं। ओह, मतलब ज्योग्राफिकली वो इतना नैरो है कि बॉर्डर्स आपस में ओवरलैप कर जाते हैं। एग्जैक्टली। आधा हिस्सा ईरान का और बाकी ओमान या यूएई का। इसीलिए ईरान कहता है कि वो इन वाटर्स को रेगुलेट कर सकता है, जबकि यूएस इसे ट्रांजिट पैसेज मानता है। तो जो 28 फरवरी के स्ट्राइक्स हुए, उसका इमीडिएट नतीजा क्या निकला? यूएस ने ईरान के बंदर अब्बास में मिसाइल साइट्स पर स्ट्राइक्स किए थे, जिसे ईरान ने सीधा सीजफायर वायलेशन बताया। और इसके तुरंत बाद ईरान में एक लंबा इंटरनेट ब्लैकआउट देखने को मिला। वेट, इंटरनेट ब्लैकआउट एकदम से इतने बड़े स्केल पर? बिल्कुल। मोबाइल इंटरनेट पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड था, और इस सिक्योरिटी मेजर से वहां की इकोनॉमी को रोजाना लगभग 30 से 40 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। बाप रे, 40 मिलियन रोज! ये तो बहुत बड़ा नंबर है। सप्लाई चेन्स तो पूरी तरह रुक गई होंगी। पूरी तरह से। स्मॉल बिजनेसेस ठप पड़ गए हैं, और इस अनस्टेबल स्थिति का डायरेक्ट असर हमें डिप्लोमेटिक कॉरिडोर्स में भी दिख रहा है। सही कहा। नई दिल्ली में जो अभी 11वीं क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, वहां भी समुद्री सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, है ना? जी। क्वाड ने अब इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्विलेंस कोलैबोरेशन पर काफी हेवीली फोकस किया है। मतलब अब क्वाड देशों का कमर्शियल शिपिंग डेटा रियल टाइम में शेयर किया जाएगा। अच्छा, ताकि हॉर्मोज और रेड सी जैसे एरियाज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे। बिल्कुल। उन्होंने एक्सप्लिसिटली इन एरियाज का जिक्र किया और यूएनसीएलओएस के पालन पर जोर दिया। ये सीधे तौर पर ईरान और हुथी रिबल्स को काउंटर करता है। राइट। वैसे एक डिटेल और सामने आई थी कि अगला क्वाड लीडर्स समिट इंडिया में होना है, पर इसकी डेट्स अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि ये लीडर्स की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करेगा। यूएस इलेक्शंस और डोमेस्टिक इश्यूज के चलते शेड्यूल अभी थोड़ा अनसर्टन है। पर क्वाड का फोकस नए एरियाज पर तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम क्रिटिकल मिनरल्स का है। ओह, एब्सोल्युटली। ये 21st सेंचुरी का नया तेल है। वही तो, आज के स्मार्ट डिवाइसेस से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सब इन्हीं पर चलते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि इनका सबसे बड़ा सप्लायर चाइना है। सही पकड़ा आपने। और चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए थे, जिसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन हिल गई थी। इस डिपेंडेंस को तोड़ने के लिए इंडिया और यूएस ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया है, पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, राइट? जी, जिसमें यूएस $30 बिलियन का सपोर्ट दे रहा है।
और क्वाड लेवल पर एक अलग $20 बिलियन का फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि इन मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग सिक्योर की जा सके। $50 बिलियन का पुश। पर मुझे एक बात बताइए, इतना ज्यादा आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट एक साथ आएगा तो मार्केट रिस्क नहीं पड़ेगा? बहुत सटीक सवाल है और हिस्ट्री हमें इस पर वार्न भी करती है। जब इतनी गवर्नमेंट्स एक स्पेसिफिक सेक्टर को सब्सिडाइज करती हैं तो ओवर सप्लाई का खतरा पैदा हो जाता है। मतलब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाना? एग्जैक्टली। इकोनॉमिक हिस्टोरियंस इसकी तुलना 1980s के बटर माउंटेन्स और 1990s के एल्यूमिनियम फ्लड से कर रहे हैं। वेट, बटर माउंटेन्स, ये थोड़ा अजीब टर्म लग रहा है। दरअसल उस वक्त यूरोप में डेयरी फार्मर्स को इतनी सब्सिडी दी गई कि मक्खन यानी बटर का इतना प्रोडक्शन हो गया कि उसे स्टोर करने की जगह ही नहीं बची। ओह, और फिर मार्केट में प्राइसेस पूरी तरह क्रैश कर गए होंगे। बिल्कुल। अगर क्वाड देशों ने कोऑर्डिनेट नहीं किया और ब्लाइंड प्रोडक्शन बढ़ाया तो क्रिटिकल मिनरल्स के प्राइसेस भी ऐसे ही क्रैश हो जाएंगे और सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। मतलब बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। वैसे जिन क्रिटिकल मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं, इन्हीं से आगे चलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT डिवाइसेस बनते हैं। जी, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो स्मार्ट बना रहे हैं। पर साइबर सिक्योरिटी का नया खतरा भी तो ला रहे हैं। जैसे पहले हमारे पावर ग्रिड्स एक अकेले आइलैंड की तरह थे, जहां बाहर से कोई इंटरनेट नहीं जुड़ा था। सही कहा। पहले ये स्काडा सिस्टम्स पर चलते थे, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये प्योरली लोकल सिस्टम्स होते थे। राइट, वहां बाहर से किसी हैकर का आना नामुमकिन था। पर अब एफिशिएंसी और रिमोट मॉनिटरिंग के नाम पर उस आइलैंड पर IoT का एक डिजिटल ब्रिज बना दिया गया है। इंटरनेट से जुड़ते ही उनका रिस्क हराइजन कई गुना बढ़ गया है। क्योंकि अब उस डिजिटल ब्रिज से सिर्फ डेटा नहीं, हैकर्स भी आराम से अंदर आ सकते हैं। जैसे US के गैस स्टेशंस पर हुआ था, जहां रिमोट अटैक करके फ्यूल मॉनिटर्स फ्रीज कर दिए थे। एग्जैक्टली। इसीलिए अब इंडिया में STQC सर्टिफिकेशन और CERT आगे आए हैं। वो टेस्ट करते हैं कि इंपोर्टेड IoT डिवाइसेस कोई हिडन बैकडोर डेटा तो नहीं शेयर कर रहे। अच्छा, पर हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स तो ज्यादातर चाइना से ही आते हैं, तो हर एक सेंसर को चेक करना एक मॉन्यूमेंटल टास्क होगा। बिल्कुल मॉन्यूमेंटल टास्क है। पर इन बाहरी थ्रेट्स के अलावा अब देश के इंटरनल डायनामिक्स भी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। सही कहा। जैसे अभी होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी अनाउंस की है। ये डेमोग्राफिक चेंजेस पर है ना? जी, दरअसल इस कमेटी का ऐलान PM ने अगस्त 2025 में किया था। ये 1 साल तक काम करेगी और इसमें डॉक्टर शमिका रवि भी शामिल हैं, जो PM's इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का हिस्सा हैं। सही। इसका प्राइमरी मैंडेट इलीगल इमिग्रेशन और एबनॉर्मल डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करना है। पर UPSC नजरिए से इसे 2026 के डीलिमिटेशन और लोकसभा सीट्स की अनफ्रीजिंग से जोड़कर देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी बॉर्डर स्टेट में डेमोग्राफिक शिफ्ट होता है तो वहां की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर भी सीधा असर पड़ेगा। एग्जैक्टली। और इस डेमोग्राफिक डेटा का असर हमारे इलेक्शंस और वोटर रोल्स पर भी पड़ता है। जैसे बिहार में अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। हाँ, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और उन्होंने आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। पर आधार को लेकर तो प्राइवेसी की डिबेट होती है, तो कोर्ट ने उसे क्यों जोड़ा? क्योंकि वहां मेन इशू प्राइवेसी का नहीं बल्कि इंक्लूजन का था। आरोप था कि इलेक्शन कमीशन मनमाने तरीके से सिटीजनशिप तय कर रहा है। ओह, जिससे कई लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो सकते थे। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का गोल कंप्लीट जस्टिस था। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो अपना आधार दिखाकर वेरीफाई करवा सकता है, ताकि कोई बिना वजह एक्सक्लूड ना हो। एकदम सही अप्रोच है। वैसे इन सब इलेक्शन प्रोसेसेस और स्कीम्स को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज चाहिए होती है, पैसा, जो कि अभी RBI ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया है। वही मैं सोच रही थी। RBI ने एक मैसिव डिविडेंड सेंटर को दिया है, पर उनके पास अचानक इतना बड़ा फंड कहाँ से आया? देखिए, अचानक नहीं आया। जैसे हम घर में किसी इमरजेंसी के लिए FD रखते हैं, वैसे ही RBI एक कंटिंजेंसी रिस्क बफर मेंटेन करता है। अच्छा, मार्केट क्रैशेस या ऐसी इमरजेंसीज के लिए? जी, पहले ये बफर 5.5 से 6.5% के बीच होता था, पर अब RBI ने इसे घटाकर बिल्कुल लोअर बैंड यानी 5.5% पर कर दिया है। तो क्या उन्होंने वो एक तरह से FD तोड़ दी? पूरी तरह नहीं, बस थोड़ी कम कर दी, क्योंकि इकोनॉमी अभी रेजिलिएंट है और बैंक्स के NPS कम है। इससे जो कैपिटल बचा वो उन्होंने सरकार को दे दिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर में लग सके। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब्स तब बनेंगे जब सरकार स्टेबल हो।
इलेक्शंस के बाद चुनकर आई सरकारों में दल बदल का बड़ा क्राइसिस होता है। यानी डिफेक्शन। ये तो हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। मतलब ये तो वही बात हुई ना कि फुटबॉल मैच के बीच में प्लेयर ने दूसरी टीम की जर्सी पहन ली। अभी तमिलनाडु में इसका बड़ा टेस्ट चल रहा है। हाँ, वहाँ AIADMK के 4 MLAs ने इस्तीफा देकर टीवी के पार्टी ज्वाइन कर लिए। यहाँ लीगल कॉम्प्लिकेशन ये है कि उन पे डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस पहले से पेंडिंग था। पर अगर उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया तो डिस्क्वालिफिकेशन का फर्क क्या पड़ता है? वो तो असेंबली से बाहर हो ही गया ना। रिजल्ट सेम लगता है, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस में जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के श्रीमंत बलासाहेब पाटिल केस में इसे क्लियरली समझाया था। अच्छा, उस जजमेंट में क्या था? कोर्ट ने कहा कि अगर इस्तीफा जेन्युइन है तो स्पीकर एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन इस्तीफे से डिफेक्शन का कलंक नहीं धुलता। अगर कोई MP डिस्क्वालीफाई होता है तो वो रिमेनिंग टर्म तक मंत्री नहीं बन सकता। ओह, वरना तो लोग आज इस्तीफा देते और कल दूसरी पार्टी की सरकार में मंत्री बन जाते। बचने का रास्ता बंद कर दिया कोर्ट ने। एग्जैक्टली। डिस्क्वालिफिकेशन बैक डेट से लागू होता है, जिस दिन रूल तोड़ा गया। पर 10th शेड्यूल में एक लूप होल भी तो है, जिसे पैराग्राफ 4 कहते, मर्जर का नियम। जैसे AIPC के 7 राज्यसभा MPs ने ऐलान किया कि वो BJP में मर्ज हो रहे हैं। हाँ, जहां 2/3 मेंबर्स चले जाएं तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ आ रहा है? कंफ्यूजन उसकी वर्डिंग में है। रूल कहता है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज होनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ MPs या MLAs का मर्ज होना काफी है, या ग्राउंड लेवल पर एक्चुअल पार्टी का भी मर्ज होना जरूरी है? अगर सिर्फ नेता मर्ज करते हैं तो उन्होंने डिफेक्शन को लीगलाइज कर लिया एक तरह से। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है जिस पर जुडिशरी को और क्लैरिटी देनी होगी। पॉलिटी की कॉम्प्लेक्सिटीज तो चलती रहेंगी, और इसके साथ स्टेट्स के आपस में रिसोर्स डिस्प्यूट्स भी हैं, जैसे कावेरी रिवर पर चल रहा मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट। जी, मेकेदातु का कन्नड़ा में अर्थ होता है गोट स्लीप। ये कावेरी पर एक गॉर्ज है जहां कर्नाटक डैम बनाना चाहता है। पर तमिलनाडु इसका इतना कड़ी तरह से विरोध क्यों कर रहा है? क्योंकि तमिलनाडु लोअर राइपेरियन स्टेट है। उन्हें डर है कि जब बारिश कम होगी तो कर्नाटका अपस्ट्रीम में पानी रोक लेगा। इससे उन्हें अपना 177 TMC पानी का शेयर नहीं मिल पाएगा। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी क्या स्टैंड है? कोर्ट ने फिलहाल तमिलनाडु की वो रिव्यू प्ली खारिज कर दी है जिसमें प्रोजेक्ट को रोकने की मांग थी, और कर्नाटका अब एक नया डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने की तैयारी कर रहा है। पानी का मुद्दा तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव होता है। वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हाईवेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है। जी, उन्होंने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सेफ ट्रैवल को फंडामेंटल राइट बना दिया है। राइट, आर्टिकल 21 के अंडर। पर कोर्ट को ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा? इसके पीछे का डेटा देखिए। नवंबर 2025 में 2 हादसों में 34 लोगों की जान गई। इंडिया में नेशनल हाईवेज टोटल सड़कों का सिर्फ 2% है। पर एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं इन्हीं पे, है ना? बहुत ज्यादा। 30% मौतें सिर्फ इन्हीं 2% हाईवेज पर होती हैं। ये फिगर किसी भी देश के लिए अलार्मिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक राइट्स के लेवल पर आकर डायरेक्टली इंटरवीन किया। हाँ, आर्टिकल 142 कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस देने की पावर देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सेफ हाईवेज अब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। अब सरकारी एजेंसीज बजट का बहाना नहीं बना सकती। मतलब उन्हें अब लीगली अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। ये तो ह्यूमन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, पर नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या, जैसे वेटलैंड्स, जिनको अक्सर लोग सिर्फ दलदल समझ लेते हैं। वही, जबकि वो एनवायरनमेंट की किडनीज की तरह पानी फिल्टर करते हैं। इनकी डेफिनेशन पर अब सुप्रीम कोर्ट में क्या विवाद शुरू हुआ है? विवाद 2017 के वेटलैंड रूल्स को लेकर है। पिटिशनर्स ने पॉइंट आउट किया है कि इसमें ह्यूमन मेड यानी आर्टिफिशियल वेटलैंड्स को डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। पर अगर मैन मेड वेटलैंड्स बाहर हो गए तो इसका प्रैक्टिकली नुकसान क्या होगा? नुकसान बहुत बड़ा होगा। इंडिया में टोटल 94 रामसार साइट्स हैं। अगर ये डेफिनेशन लागू रहती है तो इनमें से 39 ह्यूमन मेड वेटलैंड्स अपना प्रोटेक्टेड स्टेटस खो देंगी। ओह, तो वहां आराम से कंस्ट्रक्शन और इंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये अंतर्राष्ट्रीय रामसार कन्वेंशन का भी वायलेशन है, जो सभी वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने को कहता है। अगर हम नेचर को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पर पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है वो रिपोर्ट जिसने इस हफ्ते सबको हिला के रख दिया। आप सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS 2024 की रिपोर्ट की बात कर रही हैं। जी, ये आंकड़े आम इंसान की हेल्थ के बारे में क्या बता रहे हैं? ये आंकड़े एक बहुत बड़े एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन,
इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि देश अब इन्फेक्शियस डिजीजेस से आगे बढ़ चुका है। लोग अब मलेरिया या कॉलेरा से नहीं बल्कि लाइफस्टाइल और क्रॉनिक बीमारियों से मर रहे हैं। यानी? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs से। बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि अब देश में 60% मौतें इन्हीं एनसीडीज की वजह से हो रही हैं, जो कि कुछ साल पहले तक 52% था। और इस 60% में सबसे बड़ा किलर कौन सी बीमारी है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस यानी दिल से जुड़ी बीमारियां। NCD से होने वाली टोटल मौतों में लगभग 32% हिस्सा सिर्फ इनका है। ये डेटा सच में डराने वाला है और ये बीमारियां वर्किंग एज ग्रुप्स में बहुत बढ़ रही हैं। पर जब मैंने रिपोर्ट में यूथ मोर्टेलिटी देखी तो स्थिति और भी सीरियस लगी। हाँ, 15 से 29 साल की यूथ में मोर्टेलिटी का रीजन। राइट। उस एज ग्रुप में मौत का सबसे बड़ा कारण फिजिकल डिजीज नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक लग रहा है। आपने एकदम क्रिटिकल पॉइंट पकड़ा। इस एज ग्रुप में मौत का सबसे बड़ा कारण अब आत्महत्या यानी सुसाइड बन गया है। वेट, रियली? सबसे बड़ा कारण सुसाइड है? जी, लगभग 19% डेथ सुसाइड की वजह से हो रही हैं। ये पहले 16% था। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं, एक मेंटल हेल्थ इमरजेंसी है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, एकेडमिक प्रेशर और सोशल आइसोलेशन जैसे फैक्टर्स यूथ को अंदर से तोड़ रहे हैं। हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो मेजर कर लेते हैं, पर यूथ उस प्रोसेस में कितना घुट रहा है, ये डेटा उसी सच्चाई को बयान करता है। तो आज हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ओवरलैप होते बॉर्डर्स से लेकर डिफेक्शन लॉ के लूप होल्स, मेकेदातु डैम और हमारे यूथ की मेंटल हेल्थ तक एक लंबा सफर तय किया। देखने में ये सभी टॉपिक्स अलग लगते हैं, पर आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सही कहा। अगर इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो यूथ स्ट्रेस में आएगा, और अगर लॉज प्रॉपर्ली इन्फोर्स नहीं होंगे तो वेटलैंड्स और हाईवेज खतरे में पड़ जाएंगे। एकदम। और किसी भी नागरिक या एस्पिरेंट के लिए यही इंटरकनेक्टेडनेस समझना सबसे जरूरी है। हर नियम का असर जमीन पर खड़े इंसान पर पड़ता है। हमें खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, जब 60% मौतें लाइफस्टाइल डिजीजेस से हो रही हों और युवा स्ट्रेस में अपनी जान दे रहा हो, तो क्या हमें अपनी डेवलपमेंट की परिभाषा दोबारा देखने की जरूरत नहीं है? ये सच में एक डीप थॉट है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं रोकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोट्स चेक करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज शेयर करें। तब तक सुनते रहिए और समझते रहिए।